नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। प्रयागराज और कौशांबी में दलित उत्पीड़न के मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जा रहे सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने प्रयागराज में ही रोक दिया और इसके बाद भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। पुलिस की गाड़ियां तोड़ डाली, बाइकों में आग लगा दी, जो मिला उसको आग के हवाले कर दिया। करीब 5 घंटे तक प्रदर्शनकारियों ने बवाल काटे रहा। मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा, लेकिन कौशांबी में बच्चे से रेप का मामला उग्र होता नजर आ रहा है। गिरफ्तारी भी की जाती है, लेकिन इसके बाद भी यह मामला बढ़ता है और ब्राह्मण बनाम पाल बन जाता है। तो क्या ये 2027 के चुनाव के स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है, एक भाग है? क्या राजनीतिक दलों की प्रयागराज के 3 लाख वोट बैंक को साधने पर नजर है? प्रयागराज में हुई हिंसा या फिर ये किसी साजिश का है नतीजा? आज इसी पर करेंगे हम बात। तो प्रयागराज में हुई हिंसा के बाद अब लगातार इस पर राजनीति तेज होती जा रही है। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद जो कि पीड़ित के परिवार वालों से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें पुलिस द्वारा रोक लिया जाता है। सुरक्षा के मद्देनजर उनके इस दौरे पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन उसके बाद तमाम प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं और कई बाइकों को आग लगा देते हैं, जो मिला उसे आग के हवाले कर देते हैं। लेकिन एक तरफ चंद्रशेखर आजाद ने उस वक्त ये कहा था कि मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन हैं, कहां से आए हैं और ये निश्चित तौर पर मेरी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। आप जितने भी लोगों को नीला पटका बांधे हुए देखेंगे, जरूरी नहीं है कि वो हमारी पार्टी का ही कार्यकर्ता हो या समर्थक हो। लेकिन बाद में ये मामला लगातार अब तूल पकड़ने लगा है। कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो प्रयागराज में हिंसा या फिर एक साजिश है, इसको लेकर अब क्योंकि आपको बताएं कि प्रयागराज में या फिर कौशांबी की हम बात कर लें, अब चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जाएगा या उनको प्रताड़ित किया जाएगा या फिर उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी जिसके वो समर्थन में नहीं है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि इस दिशा में हम आगे भी कार्रवाई करेंगे और फैसला लेंगे कि वो एक आंदोलन छेड़े। इन्होंने कहा है सीधे तौर पर दो टूक चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि हम लखनऊ का घेराव करेंगे, हम सीएम आवास का घेराव करेंगे और ये प्रदर्शन जो है वो फिर प्रयागराज और कौशांबी तलक सीमित नहीं होगा, बल्कि ये होने वाला है फिर लखनऊ तलक। तो देखिए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन शुरुआत में पीएल पुनिया जी से कर लेती हूँ। कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीएल पुनिया जी, ये जो पूरी स्थिति हुई है, ये आपने देखा प्रयागराज में किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतर जाते हैं। ये क्या कहिएगा आप, ये एक वोट बैंक पर नजर है क्या, या फिर सच में कोई हिंसा या साजिश है? देखिए, उत्तर प्रदेश में दलितों पर उत्पीड़न, अत्याचार की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। पूरे देश में, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घटनाएं हैं। एक वास्तव में बहुत चिंता की बात है। बहुत अच्छी तरह से डबल इंजन सरकार चल रही, दावे कर रहे हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, दलित उत्पीड़न की तरफ नजर नहीं है, कहते हैं कि हम उनका हित करेंगे, वो हमारे अगुवा हैं। लेकिन दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, इसके ऊपर भी चिंता करनी चाहिए। अगर कोई जाता है पीड़ित परिवार से मिलने, पीड़ित को देखने के लिए, उसको जाने नहीं देते। ये कौन सा न्याय है? ये तो अत्याचार पे अत्याचार है हर हालत में, और ये किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। मैं इसको मानता हूँ कि बाद में जो हिंसा की घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी जब सरकार कार्रवाई करती है कि उत्पीड़न की घटनाएं हो और पीड़ित परिवार को, पीड़ित को देखने भी ना दिया जाए, तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया में फिर असामाजिक तत्व भी बीच में घुस जाते हैं और इसका नाजायज फायदा उठाते हैं और इस तरह की घटनाएं हो जाती है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि सरकार हर हालत में जिम्मेवार है। दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ने पर अगर कोई जाने
वो देखने जाना चाहता है, पीड़ित से मिलना चाहता है, उसको जाने भी नहीं देंगे। तो ये सरकार पूरी तरह से दोषी है इसके। अच्छा पुनिया साहब, क्योंकि ये कहा गया कि भाई सुरक्षा के मायने देखते हुए या सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें वहां से जाने से रोका गया, मतलब मिलने से रोका गया, लेकिन बाद में उनके समर्थक एकाएक एकत्रित होते हैं, सड़कों पर उद्यम मचाते हैं, उपद्रव करते हैं, कई गाड़ियों को आग के हवाले करते हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। वक्त की जरूरत है, आसपास से सही है। पुनिया जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ अब आई आपकी आवाज। हाँ सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि उनको सुरक्षा कारणों से रोका गया, तो जब इजाजत मिलती वो शांतिपूर्वक मुलाकात करने के लिए जाते। अब इसमें समर्थकों को बुलाना या समर्थक उनके उनके किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका तो कोई औचित्य नहीं बनता ना सर। लेकिन सरकार की ये तानाशाही है। क्या ऐसे सुरक्षा के कारण होंगे? एक व्यक्ति है, सांसद है, सम्मानित व्यक्ति है, वो अगर पीड़ित से मिलने के लिए जाता है, इसमें सुरक्षा की कौन सी बात आ गई? आप ये कह सकते हैं कि भाई ज्यादा लोगों को लेके मत जाइएगा, आप अकेले चले जाइएगा, ये तो समझ में आती बात। लेकिन सुरक्षा के कारणों से बिल्कुल जाने ही नहीं देंगे, तो ये तो कोई बात बनी नहीं ना किसी भी तरह से। इसको कोई जायज नहीं ठहराया जा सकता। तो सरकार, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके लिए सरकार दोषी है, जो इस तरह से घटना को रोकने में नाकामयाब है, और जो जाने देता है उसको देखने भी नहीं देते, मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। यही सरकार की तरफ से हो रहा है। अच्छा नहीं, लेकिन आप मुलाकात करने के लिए जाते हैं, आपको रोका जाता है, चलिए ठीक है, आप पीछे हट जाते हैं, उसके बाद आप ये कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता कि इन प्रदर्शनकारियों में हमारे नेता या हमारे कार्यकर्ता या हमारे समर्थन है या नहीं है, अगर होगा तो हम खुद पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया सर पुनिया साहब। उन्होंने बोला कि ये जरूरी नहीं है कि हर कोई नीला पटका अगर सर पर बांधे हुए है तो वो हमारी पार्टी का ही कार्यकर्ता हो या समर्थक हो। लेकिन बाद में ये कहना कि अगर हमारे यानी दलित और पिछड़ों पर अगर अत्याचार हो रहा है, अगर हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार होगा या उनका उत्पीड़न होगा, तो हम ये आंदोलन करेंगे, हम लखनऊ तक पहुंचेंगे, हम प्रयागराज में, कौशाम्बी में आंदोलन करेंगे, और फिर इसी तरह की फिर तस्वीरें आएंगी सर। देखिए, इसका जवाब तो वो देंगे, मैं उनकी तरफ से नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन मैंने जैसे कहा कि सरकार की कार्रवाई, दलित उत्पीड़न की घटना होती है उसको कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई देखने जाता है उसको रोका जाता है, तो उसकी प्रतिक्रिया बस इस तरह की घटनाएं होती हैं। और जो असामाजिक तत्व है, जो गुंडा एलिमेंट है, वो इसमें घुस जाता है और ये घटनाएं घटित करता है। तो जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, और भविष्य में सरकार इस तरह की नादानी ना करे कि सुरक्षा के कारणों की वजह से जाने नहीं देंगे, देखने नहीं देंगे। ये अक्सर होता है जगह जगह पर, दलित उत्पीड़न की घटनाओं में ही सब सुरक्षा के कारण इसमें चले आते हैं और क्यों देखने के नहीं जाएंगे। राहुल गांधी जी को बार बार रोका जाता है, प्रियंका जी को रोका जाता है, और भी जो विपक्ष के लोग हैं वो जाते हैं, तो सरकार कहती है कि सुरक्षा के कारण है। कौन सा ऐसे सुरक्षा के कारण है? एक पीड़ित है, उस पीड़ित को देखने के लिए जाना चाहते हैं, तो उसमें क्या इसमें सुरक्षा के कारण होंगे? तो सरकार को इसमें अपने नजरिए में परिवर्तन करना चाहिए यार। ठीक है, सरकार का अपना पक्ष है, इस पर आपका अपना पक्ष है, लेकिन जब कोई सांसद, अब आप समझिए कि वो नगीना से सांसद हैं, 5 लाख से ज्यादा वोट उन्हें मिले हैं, 1.5 लाख से ज्यादा मार्जिन के साथ वो जीते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका एक बड़ा वोट बैंक है। आने वाले 2027 में भी विधानसभा चुनाव है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि क्या ये इसको एक राजनीतिक तौर पर एक रंग देने का या फिर जातिवाद का रंग देने का प्रयास अब चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं? इसमें मैं नहीं समझता कि उनका क्या इसमें दृष्टिकोण रहा है और किस तरह से आए। लेकिन कोई भी व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, दलित समाज का संबंध रखता है, दलित उत्पीड़न की घटना होती है, उसको देखने जाने में इसमें राजनीति की बात ही नहीं होनी चाहिए। तो हर हालत में जब दलित उत्पीड़न की घटना होती है, उसको देखने के लिए अगर कोई जाना चाहता है तो उसको अलाउ होना चाहिए। अगर वो अलाउ हो जाता तो इस तरह की कोई घटना की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, और ना ही ऐसे कोई जो तत्व घुस जाते हैं, सामाजिक तत्व है, उनको मौका मिलता।
तो ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। बाकी तो इलेक्शन है, राजनीति लोग हैं, राजनीति तो उसमें चली आती है, तो इसमें तो सब जगह है, कोई इसी में नहीं। हेलो। कई ऐसे लोग हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। हेलो। पुनिया जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, अब आई आवाज, बीच में आवाज गायब हो गई। लेकिन क्या आप इस पर क्या कहेंगे कि ये जाति के नाम पर कौन साजिश रच रहा है, या फिर किस तरीके से ये जो कार्रवाई है वो हो रही है? क्या ये हिंसा आप मानते हैं, या फिर इसे साजिशजनक रूप देने का प्रयास किया गया है? देखिए, क्या प्रयास उन्होंने क्या सोच के किया है, ये इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैंने कहा कि जैसे घटनाएं होती हैं तो सामान्यतः जब जो देखने जाना चाहता है, देख के अपना चले जाते हो, क्या करते भाई? जाके प्रशासन से कहते, बोलते, अपने अपने स्टेटमेंट देते, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन ये रोका टोकी करना और सुरक्षा एक वेग ऐसी टर्म है जिसको कह के उनको रोक देना, तो मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। ये तो दलित समाज से है, सांसद है, जो भी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर जाना चाहता है तो उसमें सुरक्षा कारण क्या होगा वो देखने के लिए, उसकी हालचाल जानने के लिए, एक संवेदना व्यक्त करने के लिए, उनके साथ कहें कि भाई हम आपके साथ हैं, आपको न्याय दिलाएंगे, तो इतनी तो बात होती है। तो सरकार को इसमें अपने नजरिए में अवश्य परिवर्तन ये करना चाहिए। हिंसा भड़काना, आप एक नेता के समर्थक है वो समझ में आता है, आप एक पार्टी के कार्यकर्ता है वो समझ में आता है, लेकिन इस तरीके से सड़कों पर हिंसा भड़काना, कितने लोगों पर, 700 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, तो ये भी तो अब कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय बन जाता है कि इस तरीके से हिंसा भड़काना, क्या ये जायज है? अगर मुलाकात करनी है तो देखिए, आप जो सुरक्षा के मद्देनजर आप मुलाकात कीजिए। अपने समर्थकों को एकाएक आप बुलाकर इस तरीके से हिंसा करवाते हैं, तो ये तो आप पर भी एक गंभीर सवाल खड़ा करेगा। नहीं, मैं उनका समर्थक नहीं हूँ, मैं उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ, उनकी तरफ से मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं एक सामान्य बात बता रहा हूँ कि ये जो सरकार की जैसे हुआ उसकी प्रतिक्रिया में लोग इकट्ठे रहते हैं, आते हैं। कोई नेता अगर आता है तो उसके साथ कुछ समर्थक आ जाते हैं, उनके साथ तमाशबीन चले आते हैं, और उसी में असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं। तो ये घटनाएं होती हैं प्रतिक्रिया पर, और उसमें मौका मिलता है। सरकार अगर इसमें एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाए कि दलित उत्पीड़न की घटनाएं नहीं होंगी तो उसमें तत्काल कार्रवाई करें, तो आप तो ये कह किसी रहे हैं कि तीसरे व्यक्ति को आने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो आप कह रहे हैं कि इसमें सरकार दोषी है और सरकार पर ही सवाल उठने चाहिए। ठीक है, मैं कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। इनके अलावा हमारे साथ राघवेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं बीजेपी की तरफ से आना चाहूंगी, यानी राघवेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। ये आपने सुना अभी पीएल पुनिया साहब ये कह रहे हैं कि भाई इसमें सरकार का दोष है, क्यों मुलाकात करने नहीं दी जाती है? ऐसे सुरक्षा के कौन से कारण हो सकते हैं? वो तो शांतिपूर्वक जा रहे थे, मुलाकात करने देते। ये पुलिस ने अगर रोका है तो फिर इसका कोई औचित्य नहीं बनता। राघवेंद्र जी। धन्यवाद। ऐसा है कि मैंने अभी वरिष्ठ नेता भाजपा के, कांग्रेस के हैं, बोलिए, उनको सुना। देखिए, ये नहीं चलेगा कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा। जब आपको माला पहनाए जा रहे थे, जब आप मालाओं से लादे जा रहे थे, तब तो हमारे समर्थक थे सब, और जब उन्होंने पत्थर बरसाना शुरू कर दिए तो हमने कहना शुरू कर दिया कि वो मेरे समर्थक नहीं है, वो पता नहीं कहां से आए, नीला पटका डालकर कौन लोग थे, क्या थे, मैं उनको नहीं जानता। ये डबल इंजन की, महाराज जी की, योगी जी की सरकार है। अब मैं बता देना चाहता हूं कि इस तरीके से नहीं चलेगा। अगर आप भागोगे अपने कुकर्मों से और निश्चित रूप से आप दंडित किए जाओगे, और दंडित करने का काम हमारे यहाँ इसी तरीके से होता है कि जो दंड का भागी है उसको दंड मिलता ही मिलता है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी के साथ वैमनस्य से कार्य नहीं करती। राजनीतिक दल है, आप ठीक है, आप कोई भी हैं, कहीं पर भी हैं, आप जाइए, 2-4 कार्यकर्ताओं को ले लीजिए, उसके आप संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे, आपको जाना चाहिए, नहीं रोका जा रहा। आप हुजूम लेकर के जाते हैं, जब कोई घटना दुर्घटना होती है, लोगों को के बीच में लोगों को छोड़ देते हैं। आप कहते हैं कि वो तो मेरा कार्यकर्ता नहीं है, नीला पटका डाल के पता नहीं कौन आ गया, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कल मैं एक डिबेट पर था, वहां पर हमारे एक सज्जन थे जो भीम आर्मी से संबंधित थे, वो कह रहे थे कि आरएसएस के लोग आ गए। अरे भाई, आरएसएस के लोगों को आप कितना जानते हो? आरएसएस के कितने नजदीक रहे हो? आरएसएस वो जिसने देश को बनाया, आप लोग देश को वंश और के नाम पर भड़काने में लगे हुए हो। ये कतई नहीं चलेगा। आप इसे सीधे तौर पर साजिश कह रहे हैं, कतई नहीं चलेगा। राघवेंद्र जी, आप साजिश मानते हैं इसको कि ये जानबूझकर किया गया हिस्सा है, साजिश है? निश्चित रूप से जो साजिश करता है, और चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, वो जेल जाकर रहेगा, उसको दंडित किया जाएगा। ये महाराज योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार है, इसमें कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं। निश्चित रूप से वो जेल जाएगा और दंड का भागीदार है तो उसको दंड मिलेगा, और कोई अनाथ व्यक्ति है तो उसको हम बचाने का कार्य कोई दंड नहीं, दंड का भागी नहीं है तो उसको दंड दिया भी नहीं जाएगा। क्या आपको भी साजिश की बू आती है या नहीं आती है? बोलेंगे इस पर या नहीं बोलेंगे? क्या बोला आपने? कपिश जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको भी साजिश की बू आती है या नहीं आती है? बोलेंगे कुछ या नहीं बोलेंगे? हिंसा भड़काई गई, कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया, बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। देखिए, जांच का विषय, जहां पे एजेंसीज खड़ी हैं वो अपना जांच करेंगी। अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसकी सजा होगी, ये न्यायालय तय करेगी, और विचारण के लिए चार्जशीटेड करके जो हमारी पुलिस है वो लेकर के जाएगी। इस पर हम पहले से क्या कह दें? हाँ, जरूर एक बात जरूर कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज्य कायम है और निश्चित तौर पे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उदाहरण के तौर पे आपको कह रहा हूं कि आपने देखा कि जिस तरीके से सांसद जो हमारे थे आगरा के, उनके विरुद्ध जिस तरह से करणी सेना ने प्रदर्शन किया, बुलडोजर पे बैठ के, हथियारों को लहरा के, बंदूकों को ले जाकर उनके गाड़ियों पे टायर फेंके गए, आपको क्या लगता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है वो सामान्य रूप से था, जहां गवर्नमेंट इनका साथ दे रही थी? आपने वही देखा अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर के अंदर जो विरासत गलियारा था, वहां पे व्यापारियों के मकानों को उजाड़ा गया, उनके घरों को गिराया गया, उनके दुकानों को गिराया गया, और जबकि हाईकोर्ट का स्टे था। और उनकी पीड़ा सुनने के लिए विधानसभा के जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं और 2 विधान परिषद के हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, माता प्रसाद पांडे और यादव जी, दोनों लोग गए हुए थे। और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं विपिन सिंह, वो और मेयर साहब बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं के साथ गुंडई करा रहे थे, बुलडोजर के ऊपर चढ़े हुए थे उनके कार्यकर्ता, और हमारी पार्टी के 2 लोगों की गाड़ियां तोड़ दी गई। तो आप बताओ ना कि कहां क्या चीज हो रहा है? वहां पे कौन सा मुकदमा इन्होंने किया? हम लोगों ने तो सारी तहरीर दी है, लेकिन अभी तक मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? ये जातिवादी राजनीति कौन कर रहा है? और जो है, क्या उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से जातियों में बांट करके, धर्म में बांट करके और 80-20 करके ये ध्रुवीकरण कराना चाहती है क्या भारतीय जनता पार्टी? अगर चंद्रशेखर जी वहां गए थे मिलने के लिए पीड़िता से, अगर पीड़ित परिवार में चले गए होते, उनसे बात कर रहे होते, तो योगी जी को क्या तकलीफ हो जाती? लोकतंत्र का हनन आपने वहां भी देखा था जब हाथरस के अंदर हुआ, मीडिया तक को नहीं जाने दिया गया। बेटी की लाश 2 बजे रात में फुंकवा दी गई पेट्रोल डाल करके। ठीक है, अंतिम संस्कार तक का अवसर नहीं दिया गया। ठीक है, मैं राघवेंद्र जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं भीम आर्मी जी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ साहब, आप बताइए जरा कि इस तरह से हुड़दंगई करना, एक तरीके से आप समर्थकों के साथ मिलकर अगर हिंसा करते हैं, 700 लोगों पर एफआईआर हो गई है। सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
धन्यवाद देना चाहूंगा आपके इस चैनल को, और आपके इस चैनल के माध्यम से पूरी जनता को, आपके देख रहे सब्सक्राइबर को सभी हृदय से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय आदिवासी, जय संविधान, सत श्री अकाल। अपनी बात रखने से पहले मैं काउंटर करना चाहूंगा राघवेंद्र सिंह चौहान जी को, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कल भी इसी बात को दोहराया था और आज भी इसी बात को उन्होंने बोला है। जब हम नहीं चाहते हैं हमारे देश की किसी भी संपत्ति को जरा भी हानि पहुंचे, तो क्योंकि हमारे महापुरुषों की कमाई हुई सारी चीजें हैं, पुलिस प्रशासन की जो वाहन गाड़ियां हैं उनको तोड़ा जाएगा तो वो हमारी संपत्ति है, हमारे देश की संपत्ति है। उसको सजोना संवारना हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया। हम नहीं चाहते इसको किसी भी प्रकार से हानि की जाए। प्रयागराज में जो घटना हुई है उसके लिए हम दुखी हैं, लेकिन अगर हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को वहां तक पहुंचने दिया जाता, जाने दिया जाता, तो ये घटना नहीं होती। वहां कोई व्यक्ति समझाने वाला नहीं मिला, वहां कोई व्यक्ति लोगों को गाइड करने वाला नहीं मिला, क्या बोलना है क्या करना है नहीं मिला, तो ये घटना वहां पर हुई। अगर हम वहां जाते तो हम कह सकते थे आप क्या नहीं, मतलब अगर जाने नहीं दिया तो आप ऐसे नुकसान करेंगे, आप पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाएंगे, कानून अपने हाथ में लेंगे, आप हिंसा करेंगे। हमारी बात सुनिए, हम ये अभी भी नहीं मानने के लिए तैयार है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, अगर हम वहां जाते, हमारे नेताजी को वहां जाने दिया जाता तो घटना ये होती, तो मैं कह सकता था कि हमारे कार्यकर्ता, मैं चिन्हित करता हमारी पार्टी, हमारे तो आप ही कह रहे हैं इनमें से एक भी कार्यकर्ता आपकी पार्टी का नहीं है? हमारे 700 लोगों पर एफआईआर हुई है, उनमें से एक भी शख्स आपकी पार्टी का नहीं है। बीजेपी की साजिश है, सबसे बड़ी बीजेपी की और प्रशासन से की मिली भगत से साजिश है। ठीक है, अगर प्रशासन के लोग हम लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से जाने देते तो किसी नहीं, तो ये प्रशासन ने बुला ली क्या भीड़? आप बताइए ना सर। इसके सिद्धार्थ जी, ये प्रशासन ने बीजेपी ने बुला ली क्या भीड़? लोग है ही नहीं। नीला गमछा डालकर कोई भी घुस जाएगा, हिंसा भड़काने का काम करेगा, तो क्या हमारे कार्यकर्ता है? उनको आप चिन्हित करिए। अभी आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात अभी हो रही थी, यूपी सरकार डबल इंजन की बात हो रही थी। अभी कल ही एक सोशल मीडिया पर वीडियो आया, कोई दीपक ठाकुर नाम का व्यक्ति है जिसने कुछ दिनों पहले हमारे नेता भीम आर्मी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, उनके ऊपर गोली चलाई थी। वो खुद ही बोल रहा है कि हमने गोली चलाई थी। तो सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हम उनसे इसका जवाब भी मांग रहे हैं कि इन तस्वीरों का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये हिंसा है या साजिश है। अभी हमारे साथ एसके सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रवक्ता भीम आर्मी के। वो ये कह रहे हैं कि इनमें हमारे लोग नहीं है, जो भी नीला पटका बांध के जाएगा तो क्या वो हमारे लोग हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसमें चिन्हित होना चाहिए, इसमें जांच होनी चाहिए। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद ये कह रहे हैं कि इस पर वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी को मिलने नहीं दिया जाता है तो क्या अपने साथ वो इस समर्थकों को हिंसा के लिए उसको बढ़ावा देना या फिर उनका समर्थन करना, ये कहाँ तक जायज़ है? और ये प्रयागराज में जो हो रहा है, ये प्रयागराज की आग जो है वो लखनऊ तक पहुँच रही है। अब ये कहा जा रहा है, चंद्रशेखर आजाद ये कह रहे हैं कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं पर ठेस पहुंची, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया, तो हम प्रयागराज और कौशाम्बी तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं, बल्कि आंदोलन छेड़ेंगे लखनऊ तक और सीएम आवास का भी हम घेराव करेंगे। एसके सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र जी हमारे साथ लगातार आपको फ्रेम में नजर आ रहे हैं। राघवेंद्र जी, अभी ये कहना कि भाई ये तो प्रयागराज और कौशाम्बी तक ये प्रदर्शन अभी रुकेगा नहीं, ये तो लखनऊ तक पहुंचेगा और सीएम आवास का भी घेराव करेंगे, ये चंद्रशेखर आजाद ने कहा है। अगर हमारे कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची या फिर उनको प्रताड़ित किया गया, एसके सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि इनमें हमारे लोग हैं ही नहीं। राघवेंद्र, आप उनकी ही बात से, चंद्रशेखर आजाद जी की बात से समझ लीजिए कि वो कितनी डबल स्टैंडर्ड बात करते हैं। वो एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम मिलने जाना चाहते थे, जब इसके बाद उनके लोग वहां पर पथराव करते हैं, उस तरीके के दुर्व्यवहार करते हैं, दुर्घटना हो जाती है, और जब उसमें धरपकड़ शुरू हो जाती है, तब वो कहते हैं हम घेराव करें। देखिए, कुल मिलाकर ये धमकी की राजनीति और धमकी की व्यवस्था करना, अब ये ऐसा नहीं चलेगा।
जनता है उत्तर प्रदेश की, सब जानती है और जनता जानती है, इसीलिए हमको मानती है और भारतीय जनता पार्टी शासन में है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में रहते हुए इस तरीके की कोई भी दुर्घटना हम होने नहीं देंगे, और हुई है तो निश्चित रूप से उस पर सजा का जो भागीदार होगा वो सजा पाएगा। अब आप बात करते हैं बुलडोजर है, ये है, वो है, ये बुलडोजर सही आदमी के लिए है नहीं है, ये कोई गलत जो दुर्व्यवहार करेगा, जो बदतमीजी से बात करेगा, जो जनता के साथ दुर्व्यवहार करेगा, जनता नहीं, लेकिन कपिश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी की ओर से, वो तो हाथरस और आगरा को भी गिनवा रहे हैं। देखिए ऐसा है, एक को पढ़े लिखो को आरसी क्या बोलते हैं वो कहा जाता है। अब उनको क्या उनको समझाया जाए चंद्रशेखर जी को। देखिए आप एक जनता के बीच के नुमाइंदे, आप कहीं पर जाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या प्रशासन आपको जाने से कहीं रोकने के लिए नहीं कुछ करता है। लेकिन अगर आप हिंसा फैलाना चाहेंगे और उसको राजनीतिक रूप से जातिगत व्यवस्था के तहत, दुर्भावना के तहत वहां लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको रोका जाएगा। मैं आपके चैनल से ये ऐलान करता हूं, मैं आपके चैनल से ये कहता हूं कि जो भी उत्तर प्रदेश में आग में घी डालने का काम करेगा वो निश्चित रूप से दंड का तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो और प्रयागराज निश्चित में रूप हुआ से ये आग में घी डालने जैसा था, ये हिंसा भड़काने का एक साजिश जी। खुद पार्टी ने रची क्या सर? निश्चित रूप से नहीं, ये वहां पर अपने राजनीतिक रोटियां सेकने और उसके बाद देखने की तो बात छोड़ दीजिए। बहुत बहुत ऐसे मामले हुए, बहुत से ऐसे मामले रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी पर भी क्या है क्या नहीं है, मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता, क्या आरोप है क्या प्रत्यारोप है और क्या व्यक्तिगत भी उनके हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो भी इस तरीके का वैमनस्य विश्वमन का कार्य करेगा वो दंड का भागीदार होगा। उत्तर प्रदेश में अब वो गवर्नमेंट नहीं है कि जो कि गुंडों को, मवालियों को मिट्टी में न मिला सके। हम निश्चित रूप से गुंडे मवालियों को उनकी सही जगह पहुंचाएंगे और पहुंचाया भी है, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश हमने बनाया है उसमें कोई खलन पैदा होने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार अपना काम करके रहेगी। और जो इस तरीके की जरा भी दुर्भावना से ग्रसित कोई कार्य करना चाहेगा उसको विश्वमन की व्यवस्था जो करना चाहेगा वो उत्तर प्रदेश की सरकार। आप ये कह रहे हैं कि पार्टी ने खुद ने ही साजिश रची है और ये हिंसा भड़काने का काम करे। ठीक है, मैं इसके सिद्धार्थ जी के पास चली जाती हूँ। सिद्धार्थ जी, ये तो आपने सुना, राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई आप ही की पार्टी है और आप हिंसा भड़काने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं और यूपी की कानून व्यवस्था में उस आग में घी डालने जैसा काम आप लोगों की पार्टी कर रही है। ये लेकिन आप ये कह रहे हैं, मैं आपका भी कोट कर देती हूँ, आपने जो इससे पहले बयान दिया, आपने कहा कि हमारे लोग हैं ही नहीं, और अगर ये आपके लोग नहीं है, आप तो मुकर रहे हैं कि आपके लोग नहीं है, तो फिर ये है कौन? क्या मान रहे हैं? ये साजिश आपके खिलाफ रची गई है, तो ये लोग हैं कौन? एसके सिद्धार्थ देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का पता जनाधार बीजेपी के खेमे में खलबली मची हुई है। बहुजन समाज जाग चुका है। ऐसी ओबीसी माइनॉरिटी के सभी लोग भीम आर्मी आजाद पार्टी के समर्थन में बढ़ते जनाधार रोकने के लिए ये साजिशें दिन ब दिन रची जाती हैं। हमारा इतिहास रहा है पूरे किसी आंदोलन में आप देख लीजिए, किसी पार्टी में आप किसी नेता हुई हो तो बताइए आप हमें। बीजेपी जो डबल इंजन की सरकार अपने आप कहती है 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, उसको अभी तक उसके और आरोपियों को अभी जेल में डाला गया। उल्टा उनके घर वालों को, उनके पीड़ित परिवार को जेल सलाखों पर चढ़ा दिया जाता है फायर करके। ये कैसे डबल इंजन की सरकार है? कौशाम्बी की घटना में किसी प्रकार का एक्शन यूपी सरकार का नहीं हुआ। अभी ये इटावा कांड चल रहा है, वहां पर भी गगन यादव जी को रोका गया। अगर गगन यादव जी को रोका जाता तो ये जो घटना हुई है वहां पर जो लड़कों के ऊपर एफआईआर हुई है वो नहीं होती। वो जाता वहां पर अपने समर्थकों को समझाता कि इस तरह से नहीं करना, ऐसे करना है, ये बात करनी वो बात करनी है। ये क्या करने वाला हमारा नेता होता वहां पर,
तो घटना नहीं होती। ये बीजेपी के लोग, यूपी सरकार की डबल इंजन जो सरकार है वो यही करती है, हमारे नेतृत्व को रोक देती है, हमारे नेता को रोक देती है। जो ये जो भीड़ नहीं, ये जो हिंसा हुई है इसमें कौन लोग हैं फिर? आप ये बताइए सर, सिद्धार्थ जी, एसके सिद्धार्थ जी, ये जो हिंसा हुई है इसमें कौन लोग हैं फिर? आपको तो पता होगा, आपके लोग नहीं है। आप ये कह रहे हैं भाई नीला पटका बांधने वाला हर कोई भीम आर्मी का नेता या कार्यकर्ता थोड़ी ना हो जाता है, तो ये सबको मिल रहे हैं क्या फिर? ये पटका किसी को भी मिल जाता है क्या? ये जांच हमारी पार्टी, हमारे नेता लोग खुद ही चिन्हित करने काम कर रहे हैं, उस पर चेक करने काम कर रहे हैं। अगर हमारे कार्यकर्ता पाए जाते हैं तो को देंगे। कहीं ना कहीं यूपी सरकार की मटोली की वजह से ये घटना हुई है। अगर जाने दिया गया होता परिवार से मिलना संविधान नहीं, तो आप ये कह रहे हैं या तो हमें जाने दो नहीं तो हम हिंसा करेंगे। आप या तो हमें जाने दो नहीं तो हम हिंसा करेंगे, या तो आप हमें हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जाने दो या तो हम हिंसा करेंगे। आप पहली बात बहुजन समाज में किसी भी पार्टी की संगठन की कोई भी सामाजिक घटना चाहता परिवार से मिला जाता, आप लोग क्यों रोकते उसको? नहीं, लेकिन अब इसे जाति का रूप देना कि भाई दलित हैं, दलितों के साथ ऐसा हो रहा है, बीजेपी सरकार ये कर रही है। जी का पहले माइक्रोफोन ठीक कराइए, उनकी आवाज सही से नहीं आ रही है। मैं सिद्धार्थ जी आपसे कहूंगी कि आप थोड़ा अपना फ्रेम सही कीजिए या फिर अपना माइक्रोफोन आप सही कीजिए। आपकी आवाज साफ नहीं, बहुत कट के आपकी आवाज आ रही है, बहुत स्पष्ट तरीके से हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। राघवेंद्र जी का मैं रुक लेती हूं। ठीक है राघवेंद्र जी, ये बार बार यूपी में जाति की आग कौन भड़का रहा है? ये कौन लोग हैं जो बार बार, अभी इटावा का मामला जातिगत आधार पर किस तरीके से पेश किया गया, इसको कैसे जातिगत रंग दिया गया, अभी वो थमा भी नहीं कि फिर प्रयागराज में जाति की आग उगलते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। ये कौन लोग हैं और क्यों साजिश बार बार यूपी में कर रहे हैं? एक जगह पर जाति का नाम तो दूसरी जगह पर फिर वो आग बढ़ जाती है, ऐसा क्यों? निश्चित रूप से आपका मानना सही है, और मैं भी बताऊं कि इसमें उत्तर प्रदेश की तरक्की पसंद जो लोग हैं वो शामिल नहीं। जो उत्तर प्रदेश की तरक्की चाहते हैं और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं वो लोग इसमें शामिल नहीं। जो लोग उत्तर प्रदेश को नीचे गिराना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की तरक्की नहीं देखना चाहते, यहाँ की जीडीपी बढ़ रही है, यहाँ व्यापार बढ़ रहा है, यहाँ पर उद्योग आ रहे हैं, नए नए औद्योगिक व्यवस्थाएं बन रही है और नए नए उद्योग धंधे कुटीर उद्योग लग रहे हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि हम लोग इस तरीके से जाति हिंसा की व्यवस्था में उत्तर प्रदेश को झोंक दें और उत्तर प्रदेश में जैसे जंगल राज अखिलेश जी के समय में था उसी तरीके का जंगल राज यहाँ पर कायम हो, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में जो तरक्की है वो रुके। तो हम लोग उस तरक्की में बाधा बन रहे लोगों को, जो भी बाधा बनेगा उत्तर प्रदेश के विकास में, उस विकास की गाथा को हम आगे बढ़ाएंगे और विनाश की गाथा को हम लोग रोकेंगे। उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने विनाश से बचाया है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश हम लोगों ने बनाया है। तो अगर हमारे महाराज जी ने उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अगर इस तरीके की कोई ताना बाना बनाया है तो हम उसको कायम रहने देंगे, उसको उसी तरीके से रहने देंगे जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था। नहीं ठीक है, हम अभी चंद्रशेखर आजाद खुद ही कहते हैं कि भाई मैं तो चाहूंगा कि इस पे सीबीआई जांच हो, ये लोग हमारे नहीं है, हमारे लोग नहीं है, ये कौन लोग हैं ये सीबीआई इस जांच में साफ करे। दूसरी तरफ अभी चंद्रशेखर आजाद ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो केवल मिलने के लिए जा रहा था, मैं तो जमीनी सच्चाई और जो पीड़ित परिवार है उनकी व्यवस्था जानने के लिए, उनकी क्या स्थिति है उसको जानने के लिए जा रहा था, जिसमें एक ब्राह्मण परिवार है, 2 दलित परिवार है, और ये हिंसा पीछे से कर दी गई है या करवा दी गई है, वो खुद इस पर संदेह जता रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से आपने जो कहा खुद ही संदेहास्पद स्थिति में है, तो उनको खुद ही नहीं मालूम कि जब तक माला पहनाए जा रहे थे श्रीमान चंद्रशेखर जी को तब तक वो लोग उनके थे, और जब वहां पर हिंसा होने लगी तो वो नीला पटका डाल के दूसरे लोग आ गए। तो आप ये बताइए इतनी जल्दी लोग कैसे बदल गए, लोग की मानसिकता कैसे बदल गई, लोगों का विचार कैसे बदल गया, लोग हिंसक कैसे हो गए, किस तरीके से हिंसा को बढ़ावा दिया गया।
ये देखिए सीबीआई की जांच, अभी हमारे युवा प्रवक्ता है शोषित जी, वो बता रहे थे, कह रहे थे हम लोग भी जांच करा रहे हैं। तो ये जांच आप नहीं कराएंगे। मैं शोषित जी को बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि जांच का काम केवल प्रशासन शासन का है, वो करेगी, पुलिस जांच करेगी। अब सीधे सीधे जांच या तो हम करेंगे या सीबीआई से कराइए। क्या बात है, किस तरीके की आप बात करते हैं? कुछ बात का कुछ आगा पीछा रखिए, कुछ जनता के बीच में अपनी व्यवस्थाओं को स्पष्ट रूप से कहिए। जनता आपकी स्पष्टता के लिए ही व्याकुल है। आप ठीक है, हम कह रहे हैं कि ठीक है आप जाना चाहते थे कहीं पर, आप जाते, वहां पर आपको नहीं रोका जाता। आप हुजूम लेकर जा रहे थे तो वहां पर शासन प्रशासन ने देखा कि कोई दुर्घटना यहाँ पर घट सकती है, इसलिए आपको कहा कि आप लोग कुछ कम लोग होकर जाइए। वहां पर यही बात थी। और जब वो आपने कहा नहीं हुजूम लेकर जा रहे थे, ठीक है, मैं शोषित जी जी के पास आना चाहती हूँ। बताइए सर, वो तो कह रहे हैं अभी कि आप हुजूम लेकर जाएंगे तब तो निश्चित तौर पर प्रशासन आपको रोकेगा। आप अगर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं, उनकी व्यथा जानने के लिए, उनको सुनने के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या हुजूम लेकर जाएंगे? आप संवेदना व्यक्त करने के लिए जा रहे हैं, आप दुख बांटने के लिए जा रहे हैं, तो क्या पूरी पार्टी लेकर जाएंगे? देखिए अगर हमारे नेता का, किसी भी पार्टी के नेता, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता, कोई भी अगर ठीक ठाक पोजीशन उसकी है, अगर वो जाता है किसी परिवार से मिलने या कहीं भी जाता है, नॉर्मली कहीं घूमने जाता है, तो लोग स्वागत सत्कार के लिए लोग होते हैं। लेकिन अगर वहां पर रोक लिया जाएगा, सोशल मीडिया पर खबर जाएगी, इसको साजिश के तहत रोका जाएगा, पहले बोल दिया जाता है कि हाँ आपको मिलने दिया जाएगा, फिर आपको डिटेन कर लिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, उस स्थिति में खबर फैलती है। सोशल मीडिया का जमाना है, खबर फैलती है, तो लोग, जाहिर सी बात, लोग इकट्ठा होते हैं, उसी के बीच में आप गेम लगा देते हैं। तो हम लोग जाना चाहते हैं ना, शांतिपूर्ण ढंग से जाने दिया जाता। हम ज्यादा लोग वहाँ नहीं जा रहे थे, हमें जाने दिया जाता, आराम से मिलके हम लोग अपना वापस आ जाते। अच्छा, तो आप लोग गए नहीं, आपको जाने नहीं दिया, इसलिए हिंसा हुई है? हिंसा हम लोगों ने की नहीं, हिंसा ये साजिश है। कौन लोग हैं ये? कौन साजिश करता है? कौन है ये? फिर ये उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि लंबे समय तक हम यहाँ पर राज करें, लंबे समय तक ये लोगों के साथ बीजेपी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक बुलडोजर चलाए, अनियंत्रित तरीके से सरकार चलाए। तो वो लोग ये सब करते हैं, जनाधार बनने नहीं देना चाहते हैं लोगों में। अरे सर, जनाधार तो है ना सर। अब 5 लाख से ज्यादा वोटों के साथ अगर आप जीतते हैं, आपको 5,12,000 से ज्यादा वोट आपके सांसद को मिलते हैं, फिर आप जो विपक्ष में उनके चुनाव लड़ते हैं वो 1.5 लाख की मार्जिन के साथ, तो आप किस जनाधार की बात कर रहे हैं? तभी तो वो चुनकर आए ना, सांसद बने ना। और तभी तो ये सवाल है कि आप इतने प्रतिष्ठित पद पर हैं, उसके बाद आप ऐसे हिंसा भड़का रहे हैं, तो फिर ये पार्टी पर, और ऊपर से आप यहाँ पर बैठकर ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लोग नहीं हैं। हम लोग हिंसा क्यों भड़काएंगे? हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में रहकर बातचीत करते हैं, संविधान के दायरे में रहकर कार्यक्रम करते हैं। कोई भी बिना संवैधानिक दायरे में रहकर कार्यक्रम नहीं करते हैं हम लोग। और इन लोगों का उद्देश्य हिंसा भड़काना कतई नहीं होता है, क्योंकि ये महापुरुषों ने हमारे नहीं हमको सिखाया। हम लोगों को रोकने की प्लानिंग होती है, हम लोगों की पार्टी उभरती हुई आज आ रही है, इसलिए लोगों को दर्द हो रहा है पेट में। ठीक है राघवेंद्र जी, उभरती हुई पार्टी है, उभरते हुए नेता है, जनाधार बढ़ रहा है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है, और यही वजह है कि आप इन्हें बढ़ने नहीं देना चाहते, आप इनका विस्तार नहीं चाहते हैं। और ये तो हिंसा में सीधे तौर पर आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सर। उन्होंने कहा कि गेम बैठा दिया। अरे भाई, आप गेम ही बैठा दे तो वहां पर जा रहे हैं, आप अपना गेम ही बैठाने जा रहे हैं। आप अपना सोचिए जी, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए, आप वहां पर गेम ही बैठाने जा रहे हैं, वो आपका गेम नहीं बैठ पाया। आप गेम की ही व्यवस्था देखते हैं। आप जनता के बारे में सोचो, जनता आपके बारे में सोचेगी। आप गेम बैठाने के बारे में रहेंगे तो जनता आपका गेम बैठा नहीं देगी, और वही हुआ। आप बात करते हैं कि हम जांच कराएंगे। जांच कराना प्रशासन का दायित्व है, प्रशासन जांच कराएगा, या तो हम जांच करें या सीबीआई जांच करे। आप किस तरीके की बात करते हैं? जांच कराने की व्यवस्था किसकी होती है? आप यही समझ लीजिए कि जांच जो करेगा वो शासन प्रशासन ही तो करेगा, और जांच पे जो लोग सामने आएंगे। और फिर ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार है, जो कि
मोदी जी की सरपरस्ती में काम करती है, जिसका कि देश नहीं विदेशों तक में गवाह है कि उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष में कैसी गवर्नमेंटें चल रही हैं और प्रशासन शासन की क्या व्यवस्था है। आप लोग जो हिंसा इस तरीके की कराना चाहते थे वो आपका गेम नहीं बैठ पाया और गेम विफल हो गया। माला पहनी, माला पहनने के बाद व्यवस्था बिगड़ी, व्यवस्था बिगड़ जाए तो सीबीआई जांच करे, नहीं व्यवस्था बिगड़े तो हम गेम बैठाल रहे हैं। अरे भाई ऐसे गेम बैठालना बंद करिए, उत्तर प्रदेश को तबाही से बचाइए। हमने उत्तर प्रदेश को तबाही से बचाया है, उत्तर प्रदेश को ये स्थिति आई है। आप यहाँ पर पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश के नाम को आप लोगों ने सिवाय जातिवादी राजनीति करके उत्तर प्रदेश के नाम को खरीद करने का काम किया था। हमने आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, भारतवर्ष को उत्तम भारत बनाया है। आप देश विदेश में जाए, आपकी छवि क्या है आपको पता जाएगी। आपके प्रधानमंत्री की छवि क्या है, पहले के प्रधानमंत्रियों की छवि क्या होती थी, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि क्या है, वो पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की छवि क्या हो सकती होती थी। राघवेंद्र जी, तो इसे राजनीति के साथ साथ जातीय रंग देने का प्रयास ये पार्टी कर रही है क्या? 4 बार दौरा कर चुके हैं महाराज जी। ठीक है राघवेंद्र जी, अच्छा सुन लीजिए राघवेंद्र जी, सुन लीजिए ये राजनीति के साथ साथ अब जातीय आधार पर अब राजनीति की पिच एक तैयार हो रही है क्या यूपी में? पहले इटावा, अब प्रयागराज, और दोनों में ही इस राजनीति के साथ साथ अब जातीय रंग देने का प्रयास जिस तरीके से किया जाता है, अब इस पूरी लड़ाई को, इस पूरे मामले को ब्राह्मण वर्सेस पाल का बना दिया है जिसका कोई आधार नहीं था। तो ये क्या समझते हैं, 2027 के लिए विपक्षी दल एकजुट होकर अब एक पिच तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश में सभी निवासी, भारतवर्ष के सभी निवासी, भारतवर्ष के और उत्तर प्रदेश के रहने वाले उत्तर प्रदेश के निवासी, सबको उतना ही अधिकार है जितना कि राघवेंद्र सिंह को। ऐसा नहीं है कि अधिकारों में कोई कटौती की गई हो, अधिकारों में कोई कटौती हमने कोरोना के समय में नहीं की। जब कोरोना के समय में बड़े बड़े नंबरदार कहते थे कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, आखिर में वैक्सीन भी लगवानी पड़ी और हमने हर एक को जाति और नाम और उनका पंथ और धर्म पूछकर पैसा उनको खाने के लिए व्यवस्था नहीं उपलब्ध कराई। उनकी खाने की जो व्यवस्था की वो एक मनुष्यता के आधार पर उत्तर प्रदेश का भारतवर्ष का नागरिक है, इस आधार पर उपलब्ध कर दी। तो इस तरीके के विश्व भ्रमण का कार्य मेरा इतना ही निवेदन है कि बंद किया जाए। उत्तर प्रदेश की जो तबाही पहले थी उस तबाही से हम लोग निकल चुके हैं। उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश हम लोगों ने बनाया है, सभी से विनम्र निवेदन है कि इस तरीके की जातिगत भावनाओं से दलगत, जातिगत और धर्म पंथ से ऊपर उठकर हम लोग कोई कार्य करें। यहाँ पर राम राज्य स्थापित हो रहा है और पूरे देश में और पूरे प्रदेश में राम राज्य की स्थापना ही हो रही है। धीरे धीरे करके जो जंगल राज्य था वो खत्म हो रहा है, दंगों का इसके दौर सिद्धार्थ जी खत्म तो हो मना रहा है। कर रहे हैं कि हम लोग हिंसा भड़काने के उद्देश्य से गए ही नहीं थे, अगर हमारे नेता को मिलने दिया जाता तो फिर ये हिंसा होती ही नहीं। तो ये साजिश के पीछे कौन है? वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी और प्रशासन है भाई, उन्होंने साजिश बैठाई है, उन्होंने गेम बैठा दिया, वो तो ये कह रहे हैं। अब गेम के लिए क्या कहूँ, युवा नेता बिल्कुल सबसे यही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही इटावा घटना में गगन यादव को रोक दिया जाता है और उनके समर्थकों में बीच में घुसपैठ करके ये सब कार्यक्रम चलाया जाता है और बदनाम किया जाता है गगन सिंह यादव को। अगर कोई बहुजन समाज में कोई भी व्यक्ति यादव जाति का हो, पाल जाति का हो, कश्यप जाति का हो, कोई भी बहुजन समाज के व्यक्ति कोई भी आगे बढ़ना चाहता है तो उसको कहीं देशद्रोह के नाम पर, कहीं उसको जो है दंगा भड़काने के नाम पर उसको जो गिराने का काम किया जाता है, उसको उठने नहीं देना चाहते हैं ये लोग, बीजेपी के लोग। नहीं लेकिन अब आप नहीं फिर अगर बीजेपी के पहचान छिपाकर क्यों करें? नहीं सर सुनिए, आप फिर ये भी जिक्र कीजिए ना कि आप कथा कराते हैं, आप सामाजिक कार्य करवाते हैं, आप अनुष्ठान करवाते हैं, तो जाति क्यों छिपा लेते हैं? आप अपनी पहचान क्यों छिपा लेते हैं? एक अग्निहोत्री और एक सिंह नाम का आपके पास से फर्जी आधार कार्ड मिलता है, फिर उस पर भी जिक्र कीजिए। ये यादव, ये दलित, ये पीड़ित बनाना, इसको छोड़ दीजिए सर, इसको छोड़ दीजिए। फिर
ऑलरेडी उस कथावाचक ने 15 साल से कार्यक्रम कर रहा है वहाँ पे, कई बार कार्यक्रम कर चुका वहाँ पे, तब उसकी जाति समझ में नहीं आई आपको? अरे सर, तो फिर छिपाया क्यों? जाति नहीं, आप नाम छिपा कर रहे हैं, आप पहचान छिपा रहे हैं। आप बताइए, आप पहचान छिपा रहे हैं। अब आप 15 साल से अगर वही काम कर रहे हैं तो फिर 15 साल से यानी कि आप पहचान छिपा कर ही कर रहे हैं। और अगर आप बता कर रहे हैं तो यहाँ पर भी बता कर लिया होता। लोग क्या मानते नहीं है क्या सर? लेकिन आप लोग इसे क्या करते हैं, आप इसे जाति का रूप देते हैं। आप आधी अधूरी सच्चाई बताते हैं। जाति छिपा ली, ये कौन सा अपराध हो गया? जाति के नाम पर अगर कोई चमार जाति के व्यक्ति अगर किसी शहर में जाकर कमरा मांगता है, उसको रूम नहीं दिया जाता है, पढ़ने के लिए बच्चों को कमरा नहीं दिया जाता है। अगर रोजी रोटी पेट पालने के लिए अगर उसने जाति छिपा ली तो उसने क्या अपराध कर दिया? पेट पालना अपराध है क्या? अरे तो सर 15 साल से जब वही शख्स उस काम को कर रहा है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? ये जबरदस्ती, आप जबरन जाति के बीच में मत लाया करिए सर। उसने किया, उसने किसी 8 साल बच्ची का बलात्कार नहीं किया, उसने किसी 2 बेटी का शौक नहीं जलाया। कार्य करते हो, इसीलिए आप लोगों को दुर्व्यवहार का दोषी ये डबल इंजन की सरकार, केवल कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, इसके बस में कुछ भी नहीं है। ये केवल तानाशाही सरकार, उत्तर प्रदेश में तानाशाही सरकार चाहती है। मुसलमानों के नाम पर इस देश को गुमराह करना चाहती है, युवाओं को गुमराह करना चाहती है। SC OBC को जो अधिकार है उसको खत्म करना चाहती है। केवल इंडायरेक्टली तरीके से हमारे समाज के जो नेता हैं उनको बदनाम किया जाता है। हम लोगों का उद्देश्य नहीं है कि हम लोग उसी आधार पर दंड मिलेगा। हम लोगों का उद्देश्य नहीं है कि हम लोग इस देश को बर्बाद करें, इस देश की जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाए। हमारे महापुरुषों ने, हमारे पुरखों ने किस तरह इस देश को संजोया संवारा है। हम लोग नहीं चाहते इस देश को बर्बाद किया जाए, इस देश की संपत्ति को नष्ट किया जाए। सर लेकिन यही तो हो रहा है ना, देश की संपत्ति तो नष्ट हो रही है ना। ये सब बीजेपी की कड़ी धरी साजिश है, सोची समझी साजिश है। ये किसी भी नेता को कहीं जाने नहीं देते। संविधान ये अधिकार छीना नहीं, बल्कि बीजेपी के लोगों ने इस अधिकार को छीन लिया है। नहीं, अब ठीक है, अब बीजेपी ये कह रही है कि भाई जब मालाएं पहनाई जाती हैं, जब मालाएं पहनाई जाती हैं, जब सत्कार किया जाता है, जब फूल बरसाए जाते हैं, तब आप नहीं बोलते हैं। नहीं, तब वो भीम आर्मी के लोग होते हैं, कार्यकर्ता भीम आर्मी के हैं। लेकिन जब मिलने से रोका जाता है तो हिंसा की जाती है, फिर ये भीम आर्मी के लोग नहीं है। नहीं तो हम मानने के लिए ये थोड़ी ना तैयार होंगे कि हमारे कार्यकर्ता है। आप जांच करवाइए, वही तो आप जांच करवाइए ना। कि वो भीम आर्मी वो आपके हम कैसे मान लेंगे? आप हमको जाने देते वहाँ पर, हम इसको अपनी आंखों से हमारे चीजें सामने होती कि दंगा हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारे चीजें सामने होती, हमारे नेता के सामने होती। तो अब भी तो सर आप ही के सामने हो रही है ना। आप तो मानने को ही राजी नहीं है, आप तो मानने को ही तैयार नहीं है। ऐसे कैसे मान लेंगे हम? ऐसे कैसे मान लेंगे बताइए आप? और बिना फैक्ट के, बिना जांच के, बिना अभी तक तो जांच भी नहीं हुई है सर, अभी तो जांच भी नहीं हुई है। और आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने करवाया, बीजेपी ने करवाया। नहीं, आप ये बताइए, आप खुद ही कह रहे हैं कि या तो मिलने दिया जाता तो नहीं तो ये नहीं होता, तो फिर ये क्या मतलब है इस बात का? बातों को डाइवर्ट मत करिए, आप हमें डाइवर्ट मत करिए। नहीं, आप ये बोलिए, आप ये खुद बोल रहे हैं ना सर कि अगर हमारे नेता को चंद्रशेखर आजाद को मिलने दिया जाता तो ये नहीं होता। मतलब आपको पता था कि अगर नहीं मिलने दिया जाएगा तो ये होगा। जैसे नहीं मेरी बात सुनिए आप। जैसे इटावा कांड में गगन यादव जी को अगर जाने दिया जाता तो लोगों को सामने सारी चीजें होती। अगर हो भी रहा होता थोड़ा बहुत तो वो समझाता कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना, नेता की बात मानता। उसमें क्या हुआ है, गलत तरीके से लोगों को इम्प्लीमेंट किया गया, पटका पहना कर। ठीक है, हालांकि ये पूरा जांच का विषय है। चंद्रशेखर आजाद लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे लोग नहीं है और जैसे हिंसा हुई है इस पर सीबीआई जांच की मांग वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में अपना समय देने के लिए। राघवेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया और SK सिद्धार्थ आपका भी बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक और जानकारी अपने दर्शकों तक दे दे। दरअसल